हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो 15 नंबर चैप्टर चल रहा था मानव में आनुवांशिक अभियांत्रिकी, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार जो डीएनए का प्रयोग करके डीएनए का प्रवेश करवा के वाहक के अंदर दूसरे परपोषी कोशिका में उस डीएनए को प्रवेश करवाना वाहक के द्वारा, जिससे हमारी इच्छा अनुसार जीन प्राप्त हो जाए। वे जीव जिनके जीन है वो चेंज कर दिए गए हो या जिनमें पुनर्योजन डीएनए बना दिया गया हो, अलग प्रकार का डीएनए बना दिया गया, उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जीन बोला जाता है। आज जो हमारे पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसका नाम है पूरक डीएनए या इसे सी डीएनए बोला जाता है। तो देखिए पूरक डीएनए क्या बोलता है। देखिए जो आरएनए की टेम्पलेट होती है, जैसे ये आरएनए की टेम्पलेट है, उस आरएनए की टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा उसकी पूरक डीएनए लड़ी का निर्माण कर देना क्या कहलाता है? सी डीएनए कहलाता है। तो क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन किसको बोला जाता है? डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स का मतलब है उल्टा, यानी आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। तो वह एंजाइम जो आरएनए से वापस डीएनए बनाने के लिए प्रेरित करता है उसे क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये आरएनए, इस आरएनए से डीएनए की लड़ी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस आरएनए की लड़ी से इस एंजाइम द्वारा जो डीएनए बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पूरक डीएनए या सी डीएनए। तो परिभाषा नोट करेंगे। आरएनए की रज्जुक से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा पूरक डीएनए लड़ी का निर्माण करना पूरक डीएनए या सी डीएनए कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। पूरक डीएनए या सी डीएनए कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए परिभाषा, पूरक डीएनए या सी डीएनए। देखिए ये जो सी डीएनए बना है, इस सी डीएनए को किसी परपोषी की कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, तो उस परपोषी की कोशिका में ये डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा और बहुत बड़ी संख्या का निर्माण कर देगा, जिसे क्या बोला जाता है? सी डीएनए लाइब्रेरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट परिभाषा हम लिखते हैं सी डीएनए लाइब्रेरी।
तो cDNA लाइब्रेरी किसे बोलेंगे? जो cDNA होता है वो क्या करता है? प्रतिकृति करता है, रेप्लिकेशन करता है और परपोषी कोशिका में अपनी मात्रा को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, तो उसे क्या बोला जाता है? cDNA लाइब्रेरी कहा जाता है। तो देखिए, जो जीन लाइब्रेरी है, डीएनए लाइब्रेरी है, इसका निर्माण है वो किस प्रकार किया जाता है? तो जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो शरीर होता है, जीनोम होता है, उसमें से डीएनए खंडों को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीन लाइब्रेरी का निर्माण। जीन लाइब्रेरी किसे बोला जाता है? जीनोम के डीएनए खंडों का जो समूह होता है उसका प्रतिकृति करके संख्या बढ़ाना क्या कहलाता है? जीन लाइब्रेरी। यानी जीनोम के सक्रिय डीएनए खंडों का संग्रह जीन लाइब्रेरी कहलाता है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस किया जाता है? जीनोम है, इस जीनोम में से क्या निकाल लिया जाता है? डीएनए खंड। इस डीएनए खंड को किसके साथ जोड़ा जाता है? वाहक डीएनए के साथ। और इन दोनों आगे जाकर क्या करेंगे? लाइगेज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा जोड़ना। ये क्या करेंगे? परपोषी कोशिका में प्रवेश। परपोषी कोशिका में प्रवेश करके क्या करेंगे? गुणन। गुणन करने के बाद क्या किया जाएगा? वांछित जीन की पहचान। और वांछित जीन प्राप्त हो गया मतलब क्या बन गई? जीन लाइब्रेरी का निर्माण। तो इस प्रकार ये प्रोसेस किया जाता है जीन लाइब्रेरी का। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट एक पॉइंट आता है आपके प्रोब्स। तो क्या होते हैं प्रोब्स, देखिए देखिए ये जो प्रोब्स होते हैं ये या तो डीएनए के खंड होते हैं या आरएनए के खंड होते हैं, और किसी विशिष्ट प्रकार के डीएनए और आरएनए को पहचानने में सहायता करते हैं। किसी जीव में उपस्थित डीएनए और आरएनए की अगर पहचान करनी है तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रोब्स का। अब देखिए जैसे कोई बस जन्म से रिलेटेड कोई माता, दो माता पिता है, दो दंपति है जो एक संतान पर अपना हक जता रही है, ये दंपति बोल रहे हैं हमारी संतान है, ये बोल रहे हैं हमारी संतान है, तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो बच्चे के डीएनए का सैंपल लिया जाता है, माता पिता के डीएनए का सैंपल लिया जाता है, और फिर उनका मिलान किया जाता है कि जो जिसके साथ ज्यादा समानता दर्शाता है वो संतान उसी की है। तो वो समानता दर्शाने वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोब्स कहलाते हैं। तो प्रोब्स डीएनए या आरएनए के खंड होते हैं जो किसी जीव में उपस्थित उनके पूरक डीएनए या आरएनए की पहचान करते हैं। तो देखिए किसी जीव में डीएनए या आरएनए की क्या होता है, खंड होते हैं प्रोब्स, जो किसी जीव में उपस्थित डीएनए या आरएनए की पहचान करते हैं। प्रोब्स का उपयोग क्या है, तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि क्या क्या उपयोग होता है प्रोब्स का किसी जीव में उपस्थित डीएनए खंडों की पहचान करने के लिए, किसी अच्छी फसल के जीनों की पहचान करने के लिए प्रोब्स का उपयोग होता है, या अपराध विज्ञान में अगर कोई चोर का या किसी अपराधी का पता लगाना हो तो जो टेस्ट किया जाता है उसमें भी प्रोब्स है वो सहायता करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए प्रोब्स की परिभाषा और इसके उपयोग।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो जीन क्लोनिंग किए जाते हैं उनके विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी हैं, उनको अलग करने की विधियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो विधि है आपके जेल विद्युत कण संचलन विधि। जेल विद्युत कण संचलन विधि। देखिए इस विधि के अंदर मुख्यतया एगारेज जेल का उपयोग किया जाता है, एगार जेल का उपयोग। और इसमें क्या किया जाता है कि इस जेल पर इलेक्ट्रॉन विद्युत के प्रभाव में डीएनए के खंडों को गति करवाई जाती है, जिसमें कुछ खंड है वो धीमे गति करते हैं और कुछ खंड है वो तेज गति करते हैं। इस प्रकार डीएनए है वो एक विभिन्न प्रकार का प्रारूप बना देता है। और इन प्रारूप को क्या बोला जाता है, इन प्रारूपों को जब यूवी रेज से देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के चमकीले और अचमकीले रंग है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार विद्युत कण संचलन या इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोला जाता है। इस विधि में डीएनए खंडों को गति करवाई जाती है, जिसमें विभिन्न खंड अलग अलग गति दर्शाते हैं तथा उनका अलग अलग प्रारूप प्राप्त होता है। डीएनए लड़ियों के इन प्रारूपों को यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों यूवी रेज से देखने पर विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टियां प्राप्त होती है। और इस विधि के अंदर जो डीएनए खंड है वो गति करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विद्युत के प्रभाव में गति करते हैं, इसलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल विद्युत कण है वो संचलन विधि कहा जाता है। नोट कर लीजिए। अगली जो तकनीक है वो है ब्लोटिंग तकनीक। देखिए इस तकनीक के अंदर क्या किया जाता है कि ये डीएनए है और इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है।
तो ये इस प्रकार डीएनए के टुकड़े प्राप्त होते हैं। इन टुकड़ों को एगार जेल में स्थानांतरित किया जाता है। और फिर इन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज के पत्र पर स्थानांतरित किया जाता है। तो डीएनए के एक निश्चित प्रारूप प्राप्त होते हैं। इसे क्या तो बोला जाता है, इस तकनीक को बोला जाता है ब्लोटिंग तकनीक। अगर ये तकनीक डीएनए के लिए की जाती है तो उसे सदर्न ब्लोटिंग बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आरएनए के लिए की जाती है तो इसे नदर्न ब्लोटिंग बोला जाता है। सदर्न ब्लोटिंग यानी डीएनए हेतु और नदर्न ब्लोटिंग यानी आरएनए हेतु। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए ब्लोटिंग तकनीक। इसके बाद जो अगली तकनीक है वो है पीसीआर, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपको डीएनए की बहुत ज्यादा संख्या में, लाखों में अगर आपको फोटोकॉपी प्रतिकृतियां चाहिए तो कौन सी तकनीक काम में लेते हैं? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसकी खोज की थी केरी मुलिस नाम के वैज्ञानिक ने। उपयोग क्या है? डीएनए की अत्यधिक मात्रा में प्रतिकृति करने में उपयोगी। जब 20 से 30 बार पीसीआर की जाती है तो डीएनए की लाखों प्रतियां यानी फोटोकॉपी प्राप्त की जा सकती है। तो डीएनए की लाखों प्रतियां प्राप्त की जा सकती है।
अगली विधि है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसकी खोज की थी अलेक्स जेफरी ने। देखिए इसमें क्या होता है कि डीएनए को प्राप्त कर, कोशिका से डीएनए को प्राप्त कर उसकी विभिन्न प्रतियां बनाकर जीएल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसके क्रम विन्यास को ज्ञात किया जाता है इस विधि में। सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है। सदर्न बोला था मैंने, डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्रम ज्ञात करना क्या कहलाता है? सदर्न ब्लॉटिंग। इस विधि में सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है, अर्थात जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए में न्यूक्लिक अम्लों का नाइट्रोजनी सारों का डीएनए में नाइट्रोजनी सारों का विशिष्ट क्रम ज्ञात किया जाता है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो टेस्ट आता है वो अलग अलग आता है, क्योंकि या तो जुड़वा बच्चे उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सेगमेंट है वो समान आ सकता है, या जो एक ही जायगोट से संतति उत्पन्न हुई है उनमें समान आ सकता है। बाकी हर व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो एक खंड होता है, मतलब हर व्यक्तियों में 99% जो सीक्वेंस है वो सेम रहते हैं, लेकिन 0.01% जो खंड है वो थोड़े से अलग होते हैं, और वही आधार होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यानी उसी आधार पर अलग अलग व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। तो इस प्रक्रम में क्या किया जाता है? सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है, यानी डीएनए को प्राप्त करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उसमें नाइट्रोजनी सारों का विशिष्ट क्रम ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका उपयोग होता है अपराध का पता लगाने के लिए, अपराधी का पता लगाने के लिए, किसी संतान के माता पिता का पता लगाने के लिए इन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उपयोग, अपराधी का पता लगाने में किसी दंपति की संतान का पता लगाने में क्या उपयोग होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नोट कर लीजिए। एक आती है लास्ट तकनीक है आपके RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए इसमें क्या होता है? देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो क्या करता है? डीएनए खंड को काटता है,
किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा। तो विभिन्न डीएनए के खंड प्राप्त होते हैं, अलग अलग खंड प्राप्त, और उनका आगे क्या किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या की जाती है? उनकी ब्लोटिंग की जाती है। तो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर क्या होंगे? अलग अलग खंड प्राप्त होंगे, अलग अलग खंड प्राप्त होते हैं डीएनए के, और इसको क्या बोला जाता है? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो डीएनए के खंडों की लंबाई है उसमें भिन्नता पाई जाती है, और यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। आपको पूछा जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है? RFLP। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप क्यों कर रहे हो? अपराधी की जांच करने के लिए, डीएनए का पता लगाने के लिए। तो जो खंड अलग होंगे उसी के द्वारा उसका पता चलेगा, बाकी तो सभी में समान होते हैं। 99.99% है वो समान होते हैं, लेकिन 0.01% है वो हर व्यक्ति का अलग होता है, और उसे क्या बोला जाता है? RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और वही खंड है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है। तो इस आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अपराधी का पता लगाया जा सकता है। तो ये आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके नए नए उत्पादों का निर्माण किया जाता है, और नई नई किस्मों का विकसित किया जाता है, और किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का पता लगाने में भी इन तकनीकों का उपयोग होता है। तो यहाँ तक थी स्टूडेंट्स आपकी ये क्लास, इसके साथ ही आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कितनी मिनट